अपने जो चैप्टर है, चैप्टर थर्ड, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो भूगर्भ के जो तरीके है, भूगर्भ आंतरिक भागों में जो तत्व, जो पदार्थ पाए जाते हैं, उनकी जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है। इसमें अपन ने पढ़ा था कि प्रत्यक्ष तत्व, अब अप्रत्यक्ष तत्व भी होते हैं। प्रत्यक्ष पढ़ा था अपन ने, तो इसको एक बार ध्यान से दोबारा देख लेते हैं ताकि दोबारा रिमाइंड हो जाए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्रोत यानी प्रत्यक्ष जानकारी अपने को कैसे मिलती है। तो अपन बात करते हैं कि प्रत्यक्ष स्रोत जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ, धरातलीय चट्टाने अथवा वे चट्टाने जो हम खनन क्षेत्रों में क्या करते हैं, खनन करते हैं तब प्राप्त होती है। तो वो जो चट्टाने होती है जो प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने आती है। जैसे कि अपन बात करें कि दक्षिण अफ्रीका के सोने की खाने 3 से 4 किलोमीटर की गहराई के बारे में अपने को पता या जानकारी प्राप्त करती है। 3 से 4 किलोमीटर ज्यादा गहराई तक, तो उससे ज्यादा गहराई में जाना संभव नहीं है। तो वहां तक की जानकारी तो अपने को इसके माध्यम से प्राप्त हुई। इससे अधिक गहराई में जा पाना संभव नहीं है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि किसी भी वस्तु को वहां तक ले जाना पॉसिबल या संभव नहीं है। खनन के अलावा वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटी में, परपटी का मतलब ऊपरी परत में गहराई तक क्या करते हैं, जो ऊपरी परत है उसकी गहराई में ऊपरी भाग में छानबीन कर रहे हैं, ताकि आंतरिक भागों में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी वस्तुएं मिलती है, उनका पता लगाया जा सके। अब इससे आंतरिक चीजें जो आती है या पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जो जानकारी हो है, जैसे कि अपन बात करिए अपना धरातल है। अब इस धरातल में यहाँ से कोई ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और ये जो लावा है ये नीचे से यहाँ तक तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्मा, तरल अवस्था में। जैसे ही धरातल पर पहुंचता है तो ये लावा होता है और ये लावा ठंडा होकर क्या हो गया, इन क्षेत्रों में जमा हो गया। तो ये जमा होता है तो ये अपनी भूपर्पटी है। इस भूपर्पटी पर अब इसका जो क्षेत्र है वो इतना लंबा चौड़ा हो गया, तो इतना बड़ा जो पार्ट है, इस पार्ट में जितने पदार्थ अंदर से आए वो पदार्थ यहाँ जमा हो गए। अब इन पदार्थों की अगर जानकारी अपन लेते हैं तो इससे अपने को पता लगता है कि आंतरिक भाग से निकले हुए जो पदार्थ है वो किन तत्वों के बने हुए हैं, कौन कौन से ऐसे पदार्थ है जो आंतरिक भाग में समाहित रहते हैं। तो उन चीजों के बारे में भी जानकारी इससे मिलती है। तो खनन के अलावा वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे संसार भर के वैज्ञानिक, संसार का नहीं, संपूर्ण विश्व के जो वैज्ञानिक है, संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। अब वो दो परियोजनाएं कौन सी है, एक तो है गहरे समुद्र में परवेदन परियोजना। ये समुद्र है और इस समुद्र के अंदर क्या है, एक पाइप नुमा आकृति से नीचे तक, जहां पर अपने को पेट्रोलियम पदार्थ या अन्य जो पदार्थ है उसके लिए एक, तो इसको बोलते हैं डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो एक तो इस पर कार्य कर रहे हैं, दूसरा है समन्वित महासागरीय परिवेदन योजना, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ये दो ऐसे प्रोजेक्ट है जो अपने को धरातल के आंतरिक भागों की जानकारी प्रदान करते हैं। आज तक सबसे गहरा परिवेदन, सबसे गहरा जो छेद यानी धरातल में बनाया गया, वो कहाँ बनाया गया, आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र से 12 किलोमीटर की गहराई तक इसका निर्माण किया गया। 12 किलोमीटर की गहराई तक इसका निर्माण कर लिया गया। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जो जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी वो जानकारियां भी आज हमें मिलने लगी है। तो ये इसके माध्यम से हमें जो स्रोत मिल रहे हैं, तो ये जानकारी के जो स्रोत है ये किसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष स्रोत है ये सारे। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक सबसे अच्छा स्रोत है। ज्वालामुखी उद्गार में जितने पदार्थ बाहर आते हैं उन पदार्थों को हम देख भी सकते हैं, उनका प्रयोग भी कर सकते हैं, वो किस चीज के बने होते हैं उन चीजों के बारे में हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है तो ये प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। प्रयोगशाला अन्वेषण यानी नए नए प्रयोगों के लिए जो मिट्टी है, ये जो लावा, ये उपलब्ध होता है और इससे हम बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि मैग्मा कितनी गहराई से निकल कर आया है, इस चीज का अनुमान हम नहीं लगा पाते कि कितनी गहराई से बाहर आया है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष का मतलब जिसको हम छू नहीं सकते। वो भी तो कुछ ऐसे स्रोत भी होते हैं जो अप्रत्यक्ष है, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमें जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि पदार्थ के गुण धर्म
के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। पदार्थ के गुण धर्म, अब हमने देख लिया साहब ये पत्थर है, तो पत्थर तो अपने को दिखाई दे रहा है, लेकिन पत्थर किस चीज से बना हुआ है, तो उन चीजों के बारे में हम क्या अनुमान लगाते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी भी वो अपने को उपलब्ध करवा देता है। खनन क्रिया से हमें यह भी पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में जैसे जैसे अपने को एक चीज का पता लगा कि धरातल में हम जैसे जैसे जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, तापमान। अब वो तापमान अपने को न तो दिखाई देता है, ना हम उसको छू सकते हैं, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे उस तापमान को आप महसूस कर सकते हो। तो वो अप्रत्यक्ष स्रोत है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव में भी वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी क्या हो जाता है, घनत्व यानी उसका जो आकार है वो भी बढ़ जाता है। आकार क्यों बढ़ता है, एक चीज मैं बताऊं आपको। जैसे कोई भी चीज है, जिसको आप गर्म करोगे तो गर्म करते क्या होगा, वो उसका आकार बढ़ेगा, वो पिघलेगी। अब यहाँ पर भी वही चीज है कि जैसे जैसे आप धरातल के नीचे वाले भाग में किसी वस्तु को ले जाते हो तो उसका घनत्व, उसका आकार जो है धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। कोई भी पदार्थ आप लेके जा रहे हो, तापमान ज्यादा है तो ज्यादा तापमान में क्या होगा, पिघल कर उसका आकार क्या होगा, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस कारण से अपन कह सकते हैं कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता जाता है, उसका आकार भी बढ़ता जाता है। तापमान, दबाव, घनत्व में इस परिवर्तन की दर को हम माप सकते हैं, यानी इसको आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव और घनत्व के मान को अनुमानित किया। जैसे इन्होंने क्या किया वैज्ञानिकों ने, कि धरातल है साहब, यहाँ से 1 किलोमीटर की गहराई पे गए, ये एक निश्चित ताप तापमान वाला कोई पदार्थ या निश्चित आकार वाला एक पदार्थ है, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुंचा है। तो ये निश्चित 1 किलोमीटर पे गए तो इसका आकार में ज्यादा अंतर नहीं देगा, लेकिन जैसे ही 1 किलोमीटर से थोड़ा नीचे गए तो इसका आकार थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आकार बढ़ गया, फिर और ज्यादा गहराई जाएंगे तो इसका आकार और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है, इसका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है, एरिया है, वो एरिया लगातार बढ़ता चला जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाता है तो तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने के कारण इसका घनत्व भी बढ़ने लग जाता है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, विभिन्न गहराई यानी अलग अलग गहराइयों पर इसका पता किया। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया जाएगा, और ज्यादा विस्तार से हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, उल्का पिंड। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं है, जो कभी कभी धरती तक पहुंचती है। पृथ्वी में अपन कई बार देखते हैं, आपने भी कई बार देखा हो, जैसे आसमान है, ये अपन धरातल है, यहाँ अपन कई बार आसमान के नीचे बैठे होते हैं और अचानक से यहाँ पे क्या होता है, अपने को तारे नजर आते हैं अंतरिक्ष में, और ये तारे अचानक से टूट के नीचे पृथ्वी की ओर दौड़ते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं उल्का पिंड। ये जो तारे टूट के गिरते हैं ये उल्का पिंड होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, यहाँ से पृथ्वी तक आते आते क्या होता है, घर्षण बल के कारण क्या होता है, इस राख में परिवर्तित हो जाते हैं, पूरे जलकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ उल्का पिंड ऐसे होते हैं जो क्या होता है, कठोर अवस्था में होते हैं, और वो यहाँ से सीधे धरातल पर आएंगे तो उनके, आप भी अनुमान लगा सकते हो, इतनी ऊंचाई से जब वो धरातल पर गिरेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ज्यादा गहराई तक वो गड्ढा बना देते हैं, और इस जगह एक गड्ढा बना दिया उन्होंने। अब इस गड्ढे से क्या हुआ, इस जगह की जो जानकारी है, इतनी गहराई तक, जितनी गहराई तक वो गया उतनी गहराई तक की जानकारी लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो पदार्थ थे वो पदार्थ इधर से खिसक के ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जैसे ये गिरा तो इस पे दबाव पड़ा, और दबाव पड़ने से यहाँ पर क्या हुआ, ये ऊपर की ओर बढ़ने लगा। तो इस कारण से क्या होता है, जो उल्का पिंड होते हैं, वो उल्का पिंड भी क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। कभी कभार ऐसे उल्का पिंड होते हैं जो कठोर अवस्था में होने के कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर पहुंचते हैं और पृथ्वी पर बड़ी तीव्र गति के साथ, तेजी के साथ गिरते हैं, और इससे कई गहरे गड्ढे बना देते हैं। तो ये भी अपने, उल्का पिंड भी अपने को कई सारी जानकारी प्रदान करता है। उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से कैसी है, मिलती जुलती है। यानी अपन देखते हैं, अब फिर अपन अनुमान लगाते हैं कि साहब ये उल्का पिंड किसका बना हुआ है। तो जैसे कि अपनी पृथ्वी भी एक ग्रह है और उल्का पिंड जो है, तो ये उल्का पिंड किससे बने हुए, तो इन चीजों में थोड़ी समानता मिलती है, तो इन समानताओं से भी अपन बहुत कुछ पता लगाते हैं। पृथ्वी से मिलती जुलती है ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है, जिससे हमारा ग्रह पृथ्वी बना हुआ है। यानी हमारा ग्रह जो पृथ्वी है, जैसे पदार्थों से मिलकर ये बना है,
वैसे ही पदार्थों से ये उल्काएं भी बनी हुई है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इससे पृथ्वी की आंतरिक, अब जब हम उल्का पिंड और उसके आंतरिक भाग की जानकारी पता करते हैं तो उससे अपन अनुमान लगाते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो है वो भी क्या है, इसी प्रकार के पदार्थों से बनी होगी। तो वो एक अनुमान होता है जो अप्रत्यक्ष स्रोत अपन इसको मानकर चलते हैं। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप संबंधी क्रियाएं भी इसमें शामिल की जाती है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता। अक्षांश किसे कहते हैं? ये विश्व का मानचित्र है, ये अलग अलग अक्षांश है। तो अलग अलग अक्षांशों पर ये अलग अलग ही दाब लगता है, अलग अलग ही बल लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सभी अक्षांशों पर एक समान नहीं होता। ये गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर और कम होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो अपनी ओर आकर्षित करने वाला जो बल है पृथ्वी, जैसे अपन बोलते हैं कई बार, आप साइंस में अपन देखते रहते हैं कि हम पत्थर को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, कोई किसी वस्तु को, गेंद को फेंकते हैं, तो वो पृथ्वी अपनी ओर उसको आकर्षित करती है। तो वही चीज यहाँ पर है कि गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो सभी जगह एक जैसा नहीं है। जैसे भूमध्य रेखा पर आएंगे तो भूमध्य रेखा पर ये कम होता है, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ध्रुवों पर ये और ज्यादा आकर्षित करता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार ही बदलता है। भीतर के पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। ग्रेविटी एनोमैली जो है, एनोमैली जो नाम दिया हुआ है, गुरुत्व विसंगति यानी गुरुत्व, अब इसने किसको दिया है? अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उसका जो दाब है, उसका आकर्षण है, उस आकर्षण को इन्होंने नाम दिया है गुरुत्व विसंगति। गुरुत्व विसंगति हमें भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी, हमारा धरातल जो है उस धरातल में जो पदार्थ है उसकी पदार्थ की मात्रा कितनी है उसके बारे में जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर्पटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं तथा भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे भूकंप के बारे में कि भूकंप क्या है। तो भूकंप भी हमें किसी न किसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी उपलब्ध करवाता है। अब भूकंप की बात करें तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। भूकंपीय जो तरंगे हैं वो धरातल की आंतरिक भागों की संपूर्ण जो संरचना है, वो संपूर्ण संरचना का चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में अगर कहें कि भूकंप का अर्थ क्या है, पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी में जो कंपन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। ये एक प्राकृतिक घटना है क्योंकि ये मानव की वजह से, या मानव खुद स्वयं इसको उत्पन्न नहीं कर सकता, ये अपने आप ही घटित होती है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलने लगती है। जैसे अब ये भूकंप की उत्पत्ति होती है, जैसे यहाँ से भूकंप का मूल केंद्र बिंदु है, अब यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होगी तो ये यहाँ से बड़ी तीव्र गति के साथ, लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा इसका प्रभाव कम होगा, तो इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होगा? यहाँ पर। तो जैसे जैसे दूर जाएगा तो उसका प्रभाव कम होता जाएगा, जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाने का काम करती है। अब इसमें तीन प्रकार के पी, एस और एल, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, तीन प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है भूकंप में। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? अब हमारा एक सवाल है कि भूकंप जो आते हैं वो क्यों आते हैं, या पृथ्वी में कंपन जो होता है वो क्यों होता है? तो इसको भी देख लेते हैं कि धरातल के आंतरिक भागों में बहुत सारी चट्टानें होती है और वो चट्टानें जब आपस में टकराती है तो उसमें क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है, या चट्टानों में टूट फूट होती है, तो उसके कारण किसकी उत्पत्ति होती है? भूकंप की। भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपर्पटी की सेलों में गहन, गहन का मतलब ज्यादा गहरी दरारें भी भ्रंश होती है। ज्यादा गहरी दरारों को भी अपन भ्रंश कह सकते हैं। भ्रंश के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में क्या करती है? भ्रंश के दोनों तरफ जो सेलें, से अपन बात करें, ये एक गहरा क्या हो गया? दोनों के मध्य दरार हो गई। अब इस तरफ ये धरातल है, अब यहाँ पे क्या है? ये गैप हो गया। तो इन दोनों तरफ की जो चट्टानें होती है, इन चट्टानें ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है। तो अगर इस साइड में गति करती तो ये दोनों कब की एक साथ मिल चुकी होती है।
तो ये क्या करती है, भ्रंश के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में गति करती है, जहां ऊपर के सेलखंड क्या आ जाते हैं, दबाव डालते हैं और उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे। अब आपस में जो घर्षण है, वो घर्षण इनको आपस में बांधे रखता है। फिर भी अलग होने, क्योंकि यहाँ से दरार पड़ने की वजह से क्या हुआ, ये दोनों एक ही जो चट्टान थी वो अलग अलग भागों में बट गई। फिर भी अलग होने अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेलखंड बोलते हैं चट्टानों को, सेलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, खिसक जाते हैं। इससे क्या होता है, वहां पर दरार आ जाती है और उसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वो ऊर्जा, वो स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, भूकंप का क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र या फोकस कहलाता है। उसे अवकेंद्र हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा अलग तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। भूतल पर जब बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपस्थ होता है, अधिकेंद्र कहलाता है, एपिसेंटर कहलाता है। अब इसको ध्यान से रखना, भूतल पर बिंदु, भूतल पर जब धरातल के आंतरिक भाग से धरातल पर सबसे पहले जहां पहुंचता है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जा सकता है। अधिकेंद्र है जहां मेन केंद्र है। जैसे अपन बात करिए, धरातल है और यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हुई है। भूकंप का, अब हम बोलते कई बार कि भूकंप जो था हमारी धरातल से 2 किलोमीटर गहराई पर इसका मेन केंद्र था, 2 किलोमीटर। अब यहाँ से सीधा ये धरातल पर जिस क्षेत्र में जाकर टकराएगा, तो उस क्षेत्र में इसको एपिसेंटर कहेंगे और यहाँ पर सबसे पहले भूकंप का पता लगेगा। भूकंप का पता इसी क्षेत्र में सबसे पहले लगता है, तो अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है, यहाँ पर ही तरंगों का सबसे पहले पता लगता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। ये यहाँ से, ये सबसे नजदीक वाला जो केंद्र, क्योंकि यहाँ से तरंग यहाँ पहुंचने में टाइम लगाती है, यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम लगाती है। सबसे पहले तरंग कहाँ पहुंचेगी, इस एपिसेंटर पर, इस जगह पर सबसे पहले तरंग पहुंचती है। यहाँ से तरंग को यहाँ जाने में समय लगता है, यहाँ से तरंग, यहाँ से उत्पत्ति केंद्र है ये, यहाँ से यहाँ पहुंचने में समय लगता है, लेकिन यहाँ से सबसे नजदीक जगह जो है, इस जगह पर सबसे पहले वो तरंग पहुंचती है। इस वाले सेंटर को अब एपिसेंटर नाम दिया जाता है। ठीक है, भूकंपीय तरंगे इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज ये इतना ही, क्यों अभी भूकंप वाला चैप्टर जो है वो काफी लंबा चौड़ा है। तो भूकंप को आप प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और भूकंप, तीन चीजों को आप दोबारा से रीड करके आना है। कैसे लेट कैसे हो गया, होम साइंस की क्लास खत्म नहीं हुई थी? बता दिया करो बेटा, टाइमिंग कोई वही नहीं है, अपने क्लास टाइम पे आ जाया करो। अभी अभी सर आने के बाद में आपको टाइमिंग तो बता तो रखा है, वैसे आप भूल जाते हो। वो आज होम साइंस की क्लास आगे पीछे हो गई, वो मैडम पहले आई थी। चलो, एक दो दिन में है ना, वो सर आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे, फिर उसके बाद में टाइम कंफर्म कर लेंगे, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी अपने को। इसको पढ़ के आना बेटा, जहां तक पढ़ा दिया वहां तक पढ़ना, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया करो फिर। ठीक है।